नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है मैराथन क्लास और इसके अंतर्गत हम पेपर के टॉप 50 जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो क्लास है उसका जो पहला प्रश्न है वो है आपका इंटरनेट से ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ई मित्र जो पोर्टल है, उस ई मित्र पोर्टल के द्वारा हम कौन कौन सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारा जो ई मित्र होता है उस पर काफ़ी सारी सेवाएं होती हैं, जैसे फॉर्म भरना हो गया, बिल का भुगतान हो गया, शिकायत दर्ज करना हो गया, है ना। बहुत सारे प्रमाण पत्र आवेदन है, वो आवेदनों से संबंधित काम करना हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी हमें सुविधाएं दी गई हैं ऑनलाइन। तो आप कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प में आपको दिया है जैसे बिल भुगतान, तो बिल का भुगतान हम कर सकते हैं। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत दर्ज करना, ये भी हम कर सकते हैं। उपरोक्त सभी भी आपको यहाँ पे विकल्प दिया गया है। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी विकल्प, यानी उपरोक्त सभी जो आपको विकल्प दिए हैं वो सारे ही सही है, यानी सभी ई मित्र से प्राप्त होने वाली जो सेवाएं हैं उनका ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प होते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो एमएस वर्ड में जो फाइंड रिप्लेस विकल्प होते हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कि इसके द्वारा किसी भी जो वाक्य होते हैं, विशिष्ट वाक्य या फिर वर्ड या फिर शब्द, उनको हम सर्च कर सकते हैं और साथ ही जो सर्च किए गए वर्ड होते हैं उनको किसी अन्य वर्ड से या फिर अन्य वाक्य से रिप्लेस कर सकते हैं। तो विकल्प आपका है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट वाक्य को सर्च करना और रिप्लेस करना, डॉक्यूमेंट पेज लेआउट चेंज करना और डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्याओं को जोड़ना। तो सही आंसर है इसका बी विकल्प, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट वाक्यों को सर्च करना और रिप्लेस करना। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। हमारे पास में हमें ऑनलाइन बहुत सारी नेटवर्किंग साइट दी गई है और इन नेटवर्किंग जो सोशल साइट्स हैं, इन सभी सोशल साइट्स का हम अपने सोशल वर्क के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जैसे आपको जो विकल्प में दिया है वो फेसबुक भी दिया गया है, इंस्टाग्राम भी दिया गया है, इसके अलावा आपका ट्विटर भी दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी साइट है जिसका उपयोग हम उसके पोस्ट के अंतर्गत एक तो अक्षर सीमा का ध्यान रखते हैं और एक हैशटैग का उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही जो इसका आंसर है वो है ट्विटर। विकल्प में आपको दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। तो ट्विटर हमारा सही आंसर है इसका बी विकल्प। अगला प्रश्न है एड्रेस में बदलाव की स्थिति में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये आपका जो प्रश्न है वो है पैन कार्ड से। आपसे पूछा गया है कि कई बार जब हम पैन कार्ड वगैरह बनवाते हैं तो हमारे एड्रेस वगैरह में गलती हो जाती है। तो अब हम हमारे पैन कार्ड की जानकारी है उसमें अपडेट करवाना चाहते हैं, उसे ठीक करवाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो पैन कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी हमें अपडेट करनी होती है उसके लिए हमें NSDL की वेबसाइट दी हुई है, NSDL की वेबसाइट। तो NSDL की वेबसाइट पे जाके और हम हमारे जो भी जानकारी अपडेट करनी होती है या फिर हमें जो भी समस्याएं हैं उनका पैन कार्ड से संबंधित उनका निवारण हम इस NSDL की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो सही आंसर है इसका NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जा कर के और आप अपने पैन कार्ड से संबंधित जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। बाकी विकल्प में आपको दिया है NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना, निकट आधार नामांकन केंद्र जा कर के कर सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई माध्यम नहीं है। तो सही आंसर है NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भारत में जो आधार कार्ड है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पहचान स्थापित करना।
यानी हम पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग करते हैं, और साथ ही इसके साथ में हम बहुत सारी सरकारी जो सेवाएं उनका लाभ भी लेते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, पहचान स्थापित करना, सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना, और शादी के लिए पंजीकरण करना। तो सही जो इसका आंसर है वो है सी विकल्प, पहचान स्थापित करना और सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना हमारे जो आधार कार्ड है उसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, IRCTC का मतलब है। IRCTC का मतलब इंडियन रेलवे की ये वेबसाइट है। इस इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाकर के हम ऑनलाइन टिकट बना सकते हैं, हमारी रिजर्वेशन से संबंधित जो भी डिटेल है उसको हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि IRCTC जो है, इस IRCTC का मतलब क्या है। तो IRCTC का जो पूरा नाम है या फिर इसका जो अर्थ है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इसका पूरा नाम है IRCTC का। आपको विकल्प में दिया है इंडियन रेलवे सेंट्रलाइज्ड टिकटिंग और कॉरपोरेशन, इसके अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे सेंट्रलाइज्ड टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन। तो सही आंसर है इसका वह सी विकल्प, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है आपका, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण है। आपको जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये किसके उदाहरण है। तो ये हमारे क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण है। अब आपको जो विकल्प दिए हैं वो दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन के, नेटवर्क टोपोलॉजी के और क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के। तो जो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स है, ये क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला हमारा प्रश्न है, पैन का मतलब क्या है। पैन का मतलब, पैन कार्ड के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आप पैन कार्ड का मतलब बता दीजिए कि पैन कार्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए हैं, पैन कार्ड का जो पूरा नाम है या फिर इसका अर्थ है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको विकल्प दिए हैं पर्सनल ऑथेंटिकेशन नंबर, पब्लिक एसेस नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर और प्राइमरी ऑथोराइजेशन नोड। तो इसका जो सही आंसर है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का जो पूरा नाम है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न है, एक विंडोज ऑपरेटिंग, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो आपको साइबर खतरे या साइबर थ्रेट से भी कई प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो जो साइबर खतरे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साइबर खतरों में जैसे मेलवेयर होता है, इसके अलावा आपका मेलरेस्टिंग होता है ना, और इसके अलावा सेशन हाईजैकिंग होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो आपको विकल्प दिए हैं, ये सारे के सारे आपके साइबर खतरों के उदाहरण है। सारे के सारे विकल्प आपके साइबर खतरों के उदाहरण हैं। साइबर खतरों में आपका मेलवेयर हो गया, इसके अलावा आपका मेलरेस्टिंग हो गया, सेशन हाईजैकिंग हो गया। तो ये सभी साइबर खतरे हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। अगला हमारा प्रश्न है वो है 10 नंबर, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्ण स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी विकल्प है। बाकी आपको और भी कई विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्न है ये आपका, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य है। सिस्टम रिस्टोर ये आपका एक पॉइंट है और इस सिस्टम रिस्टोर पॉइंट के प्राथमिक उद्देश्य के बारे में आपसे इसके अंतर्गत पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा गया है।
प्रश्न में पूछा गया है एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक अपने आप भरने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो विकल्प में दिया गया है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए और कंट्रोल आर। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर आपकी, कंट्रोल आर जो आपका विकल्प होता है, उस कंट्रोल आर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत किसी भी वैल्यू को ऑटो फिल कर सकते हैं, ऑटो भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड होते हैं। तो आपसे पूछा गया कि पावर पॉइंट का ऐसा कौन सा टैब या फिर रिबन होता है जहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट, छवि का मतलब कोई भी फोटो या फिर वीडियो हम हमारी स्लाइड में डाल सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट, छवि या वीडियो ये सभी जो होते हैं ये आपके इंसर्ट टैब के अंतर्गत होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका इंसर्ट टैब या फिर इंसर्ट रिबन। तो यहाँ पर बी विकल्प में आपको इंसर्ट दिया गया है, बाकी विकल्प आपका होम दिया गया है, डिजाइन दिया गया है, एनिमेशन। सही आंसर आपका बी विकल्प है। अगला प्रश्न आपका आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है पीएनआर का मतलब कि जो हमारी इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट होती है, उस इंडियन रेलवे की वेबसाइट के अंतर्गत पीएनआर का मतलब क्या है। तो इंडियन रेलवे की वेबसाइट में जो पीएनआर नंबर होते हैं, ये पीएनआर नंबर आपके होते हैं पैसेंजर नाम रिकॉर्ड, इसको बोला जाता है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। बाकी आपको पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन भी दिया गया है, पर्सनल नंबर रिजर्वेशन भी दिया गया है, परमानेंट नंबर रिजर्वेशन भी दिया है। तो सही आंसर है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है, यानी विंडोज 10 के अंतर्गत बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको विकल्प में दिया है कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर और इसके अलावा विंडोज डिफेंडर, रियल टाइम विंडोज डिफेंडर। तो सही जो इसका आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये आपका एक ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक ब्राउज़र है जो हमारी इंटरनेट की जो सूचना है उनको सर्च करने का या फिर बताने का काम करता है। तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडो 10 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में रियल टाइम एंटीवायरस है, तो ये एंटीवायरस नहीं है, ये ब्राउज़र है आपका। तो इसको आपको करेक्ट करना है, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन रियल टाइम आपका ब्राउज़र है। एंटीवायरस की जगह आपको क्या लिखना है, ब्राउज़र। तो ये जो ब्राउज़र है इसका नाम है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एंटीवायरस टाइप होने में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे रियल टाइम ब्राउज़र पढ़ना है इसको। इसका सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, बी विकल्प। अगला आपका प्रश्न है खालिस्तान एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा जो दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आप हमारे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है वो है एंटीवायरस, वो है आपका वायरस। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को पहुंचने से रोकने में जो मदद करता है उसका नाम क्या है। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर है वो तो है आपका वायरस, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को पहुंचने से रोकने में कौन मदद करता है, यानी कंप्यूटर में उसको
आने नहीं देता है, जो कंप्यूटर के अंतर्गत इंटरनेट से जो भी दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वो रोक देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फायरवॉल। यानी फायरवॉल आपके विंडोज का एक ऐसा फीचर है जो दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस वगैरह, जो कि नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में एंटर करने का या घुसने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने में मदद करता है। कौन? फायरवॉल। तो ये एक तरीके से एंटीवायरस की तरह काम करता है। अगर यहीं पे प्रश्न आ जाए कि कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण आपका सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, तो हमारा आंसर होता फिर वायरस। लेकिन इसने बोला कि जो इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से जो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर में एंटर करने का प्रयास करते हैं, तो उनको जो रोकने में मदद करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वो फायरवॉल है आपका। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं पिक्सल। यानी पिक्सल से ही हमारी छवि बनती है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है रोशनी, सारणी, MB। सही आंसर है इसका C विकल्प, पिक्सल। अगला प्रश्न है, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? तो भारत में पैन कार्ड जारी करने का काम करता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा विकल्प में आपको दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। तो सही आंसर है इसका A विकल्प, आयकर विभाग, जो कि भारत में पैन कार्ड जारी करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है और उन्हें आगे निम्न में से उप विभाजित किया जाता है। तो एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंतर्गत पहले ट्रैक होते हैं और ट्रैक के अंदर फिर क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है सेक्टर। यानी जो उप विभाजित किया जाता है, ये उप विभाजन किस में होता है? आपका सेक्टर्स में होता है। तो सही आंसर है इसका C सेक्टर। बाकी आपको हेड दिया गया है, यहाँ पे वेक्टर दिया गया और क्लाउड दिया गया। अगला प्रश्न है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है भैया वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। विकल्प आपको दिए हैं वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस वर्क्स लाइन और वायर फायर। तो सही आंसर है इसका वायरलेस फिडेलिटी, जो कि A विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं? तो ईमेल के अंतर्गत एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अनचाहे संदेश यानी अनवांटेड जो हमारे ईमेल है वो हमें प्राप्त होते हैं, यानी वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो उस जगह को हम बोलते हैं स्पैम। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं फ्लॉपी मेल, रिसीव मेल, स्पैम मेल और ट्रैश मेल। तो सही आंसर है इसका स्पैम मेल। यानी स्पैम सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे हमें अनचाहे संदेश या अनवांटेड ईमेल मिलते हैं। इन अनवांटेड ईमेल को या अनचाहे संदेश को हम जंक मेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार अनचाहे की जगह वो लिख देता है जंक मेल। तो जंक मेल का मतलब भी आपका वही है। तो सही आंसर है इसका स्पैम मेल। अगला प्रश्न है MS वर्ड से, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? तो MS वर्ड में जो गटर है ये आपके मार्जिन से संबंधित है। गटर भी एक प्रकार का मार्जिन होता है जो कि हमारे बुक्स के बाइंडिंग जो एरिया होता है वो जगह होती है, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। तो गटर एक मार्जिन होता है। यहाँ पे विकल्प आपको दिया है ओरिएंटेशन, पृष्ठ का प्रकार, समीकरण। तो सही आंसर है C विकल्प, मार्जिन। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो कि मुद्रित पाठ, चित्र और फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। यानी आपको इस प्रकार के एक उपकरण डिवाइस का नाम बताना है जो कि एक छपे हुए पेपर को या चित्र फोटो को डिजिटल रूप के अंतर्गत बनाता है, यानी हमारे कंप्यूटर में डिजिटल रूप में उसको इंसर्ट कराता है। तो इसमें आपको जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है स्कैनर। यानी स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे जो भी हमारे मुद्रित पाठ यानी पेज होते हैं छपे हो, उनको, चित्र को या फिर फोटो को क्या करता है? डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंतर्गत लेता है। तो सही आंसर इसका आपका स्कैनर है। बाकी विकल्प में आपको जॉयस्टिक, प्रिंटर और माउस दिया गया है।
सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारत में आधार कार्ड कौन जारी करता है? भारत में आधार कार्ड जारी करता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। बाकी विकल्प में आपको राज्य सरकार दिया गया है, निर्वाचन आयोग दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया है। तो सही आंसर है इसका डी विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के अंतर्गत जो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है ये आपका क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करने का ये काम करता है। कंप्यूटर में सभी फाइलों को पुनः स्थापित करने का काम करता है, या फिर सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका बी विकल्प। बाकी आपको यहाँ पे सभी फाइलों को सिस्टम से हटाना, सिस्टम का टेस्ट करता है, सिस्टम को शटडाउन करता है, इस तरीके के विकल्प भी दिए गए हैं। तो सही आंसर है सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है कौन? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से हम खुली हुई फाइल को, जो कि पहले से सुरक्षित है, उस फाइल को अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। तो खुली हुई या फिर सुरक्षित फाइल को अन्य नाम से सेव किया जा सकता है या सेव की जा सकती है। ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आपको विकल्प में दिया है खुली फाइल सेव की जाती है या जा सकती है, खुली फाइल डिलीट की जाती है, और खुली फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। इस तरीके के विकल्प आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो सही आंसर है इसका बी विकल्प। इसके साथ ही कई बार आपको सेव ऑप्शन के बारे में भी पूछा जाता है। सेव ऑप्शन, तो सेव ऑप्शन क्या काम आता है? सेव ऑप्शन फाइल को जब पहली बार सेव करते हैं तब काम आता है। तो आपसे पूछा जाए कि फाइल को पहली बार सेव करना है तो आंसर होगा सेव। आपसे पूछा जाए खुली हुई फाइल को या फिर सुरक्षित फाइल को नाम बदल करके सेव किया जाए या अन्य नाम से सेव किया जाए, इस तरीके से बोला जाए तो फिर सेव एज इसका आंसर होगा। सेव एज की शॉर्टकट कमांड होती है F12, ये भी आपको पता होनी चाहिए। F12 शॉर्टकट कमांड होती है। और सेव की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? Ctrl+S, CTRL Ctrl+S। अगर इस तरीके से कोई आपको ऑप्शन ना दे के शॉर्टकट कमांड दे दे तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले में या फॉर्मूले के प्रयोग से पूर्व कौन से चिन्ह का उपयोग होता है? तो MS एक्सेल में हम किसी भी फॉर्मूले के उपयोग से पहले बराबर के निशान का प्रयोग करते हैं। तो बराबर का निशान हमारा इसका सही आंसर है। बाकी @ दिया गया है, डॉलर दिया गया है, हैश दिया गया है। सही आंसर है @ ए विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते? हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत स्निपिंग टूल से हम कौन सा कार्य नहीं कर सकते? तो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। तो भैया ऑब्जेक्ट के चारों ओर आयताकार आकृति हम बना सकते हैं, पूरी स्क्रीन को हम कैप्चर कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा काम नहीं कर सकते, तो ईमेल अटैचमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है सी विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? यानी ऐसी कौन सी डिस्क है उसको कई बार मिटाया जा सकता है और वापस से राइट किया जा सकता है। उसमें से डेटा को मिटाया हटाया जा सकता है, फिर राइट किया जा सकता है, यानी डेटा को वापस डाला जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं CDR या फिर CDRW या फिर DVDR या फिर DVDRW। तो CDRW या फिर DVDRW जिस विकल्प में है वो इसका सही आंसर है। तो CDR एंड DVDRW इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। RW का मतलब है रीड एंड राइट, हम बार बार उसके अंतर्गत राइट कर सकते हैं और बार बार उसको रीड कर सकते हैं। तो विकल्प में आपको CDR भी दिया गया है, CDR, DVDR और DVDR दिया गया है। सही आंसर है CDR एंड DVDRW, जिसे कई बार रीड और राइट किया जा सकता है, यानी मिटाकर लिखा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अधिक महंगी और तीव्र होती है? तो कंप्यूटर के अंतर्गत वैसे तो जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अगर कैश मेमोरी ना दी हो तो फिर हमारा आंसर प्राइमरी मेमोरी होगा, क्योंकि कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी की गति को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अधिक महंगी और तीव्र, तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। विकल्प में आपको प्राइमरी मेमोरी दिया है, सेकेंडरी दिया है और उपरोक्त सभी भी दिया है। अगला प्रश्न है एक्सेल से, एक्सेल में कौन सी सूचना को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित विकल्प है? यानी एक्सेल में हम किसी सूचना को यदि बढ़ते या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम यहाँ पे बोला गया है, तो अवरोही क्रम का मतलब यहाँ पे बढ़ते और घटते क्रम से ही है। तो बढ़ते और घटते क्रम में किसी भी जो सूचना है उसको व्यवस्थित करने के लिए हम एक्सेल में कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो हम उसके लिए हम शॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। शॉर्ट विकल्प में जाके और हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे हमें संख्याओं के केस में दिखाई देता है, और टेक्स्ट के रूप में हमें वो A to Z और Z to A यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में दिखाई देता है। तो शॉर्ट आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और इसके साथ ही यहाँ पे फिल्टर, फ्रीज पेन और इंसर्ट फंक्शन आपको दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका एंड्रॉयड। तो यहाँ पे पहला विकल्प एंड्रॉयड दिया है, तो ये तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। इसके अलावा विंडो फोन ओएस या विंडो ओएस भी दिया जा सकता है, विंडोज ओएस, तो ये भी होता है। एप्पल आईओएस ये भी होता है। गूगल प्ले स्टोर आपका नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है गूगल प्ले स्टोर, बी विकल्प। अगला प्रश्न एक्सेल से, एक्सेल वर्कशीट में रो तथा कॉलम को होल्ड करने के लिए आप कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? ये आपसे पूछा गया है। एक्सेल वर्कशीट में रो तथा कॉलम को होल्ड करने के लिए, तो रो कॉलम को होल्ड करने का मतलब क्या है? एक जगह रोक देना, स्थिर कर देना। होल्ड का मतलब है स्थिर कर देना, एक जगह रोक देना। तो एक्सेल में वर्कशीट में रो कॉलम को होल्ड या रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए हम फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करते हैं, और आवश्यकता अनुसार हम अपनी रो कॉलम को होल्ड या फिर स्थिर कर सकते हैं। तो सही आंसर फ्रीज पेन है। बाकी विकल्प में आपको शॉर्ट दिया है, फिल्टर दिया है, इंसर्ट फंक्शन दिया है। हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सी विकल्प। अगला प्रश्न है, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है, यानी कितनी MB की फाइल को भेजने के लिए किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है, यानी कितने GB की फाइल को हम इसमें भेज सकते हैं अधिकतम, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है एक या अधिक फाइलें जो कि 25 MB तक की होनी चाहिए। 25 MB तक की फाइलों को हम जीमेल संदेश में प्रयोग कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको 10 MB, 5 MB, 8 MB ऐसे साइज में अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक्सेल में किसी सेल में 2 या 2 से अधिक लाइनों में दिखाई देने वाली सूचना को यदि एक ही सेल में दिखाना चाहते हैं तो आप कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट विकल्प का यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट विकल्प के द्वारा एक्सेल के अंतर्गत हम एक ही सेल के अंतर्गत जो सूचना होती है उनको कई लाइनों के अंतर्गत देख सकते हैं। कई लाइनों के अंतर्गत उनको तोड़ करके या फिर कई लाइनों में उनको कई लाइनों के अंतर्गत उन्हें देखने के लिए, एक सेल में देखने के लिए हम रैप टेक्स्ट विकल्प का यूज करते हैं। बाकी विकल्प में आपको फिल्टर दिया है, फ्रीज पेन दिया है, इंसर्ट फंक्शन दिया है। प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ए विकल्प, रैप टेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो नॉर्मली जब हम कहीं जाते हैं तो अपने रास्ते की खोज करने के लिए नॉर्मल तरीके से हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। गूगल मैप के द्वारा हम लोकेशन देखते हैं और उसके थ्रू हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। तो सही आंसर है इसका सी विकल्प, गूगल मैप। बाकी ब्लूटूथ सेवा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और गूगल ड्राइव आपको अदर विकल्प के रूप में दिए गए हैं। अगला प्रश्न,
एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन का जो संबंध है वो है आपका फॉर्मूला टैब से। इंसर्ट फंक्शन का मतलब है कहाँ से एक्सेल में हम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें जोड़ना है, सम का फॉर्मूला चाहिए, एवरेज का चाहिए, तो ये कहाँ से ले सकते हैं? तो ये हम ले सकते हैं फॉर्मूला टैब से। फॉर्मूला टैब के अंतर्गत आपके इंसर्ट फंक्शन विकल्प में जा करके और हम फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें फॉर्मूला टैब लिखा हुआ है। बाकी आपको होम टैब, इंसर्ट टैब और डेटा टैब आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भैया भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य पहचान के रूप में, यानी पहचान के रूप में हम आधार कार्ड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सरकारी सेवाओं का लाभ भी हम इसके माध्यम से लेते हैं, जो कि इसमें लिखा नहीं है। तो पहचान ही हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी विकल्प में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र इस तरीके से दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है, यानी वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि साइबर थ्रेट से हमें बचा सकता है, साइबर हमले से हमें बचा सकता है? तो उसका नाम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बहुत सारे साइबर थ्रेट्स हमें कंप्यूटर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान होता है, या हमारे कंप्यूटर से जो भी निजी जानकारी है उस निजी जानकारी को चुराने से संबंधित काम किया जाता है। तो यहाँ पे इनसे बचने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि ए विकल्प में दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको ट्रोजन हॉर्स, मॉलवेयर, स्पाईवेयर ये नाम दिए गए हैं, जो कि साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। यानी ये साइबर थ्रेट्स हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो बचाने का काम करता है वो कौन करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रोबोट मशीन कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का उदाहरण है? रोबोट मशीन का उपयोग हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत 5वीं पीढ़ी में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5वीं पीढ़ी। यहाँ पे इन्होंने रोबोट मशीन का यूज रोबोट मशीन कह के प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है आपसे यूँ पूछा जाए कि कृत्रिम बुद्धि का जो उपयोग है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो कृत्रिम बुद्धि का उपयोग भी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया। तो आप कृत्रिम बुद्धि का मतलब आपका रोबोट मशीन से ही है, यानी रोबोट मशीन में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जाता है, तभी ये मशीन ऑटोमेटिक काम करती है। तो इसका सही आंसर है 5वीं पीढ़ी। रोबोट मशीन कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का उदाहरण है, या फिर कृत्रिम बुद्धि का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो हमारा दोनों ही प्रश्नों का आंसर होगा 5वीं पीढ़ी। अगला प्रश्न है, एलईडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है कौन सी केबल के द्वारा? यहाँ पे कुछ केबलों का नाम दिया गया है और पीसी को एलसीडी प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे एलसीडी को पीसी से जोड़ने के लिए हम नॉर्मली वीजीए केबल का यूज भी करते हैं और एचडीएमआई केबल का यूज भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है HDMI और VGA दोनों ही। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी प्रश्न आपको वहाँ पे जैसे भी मिले, जिस रूप में भी मिले, आपको देख लेना है। वहाँ पे केवल HDMI या फिर VGA भी लिखा आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका, वोटर सर्विस के लिए पोर्टल है। वोटर सर्विस के लिए यानी हम वोट करते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल है, या फिर वोटिंग जो सेवाएँ होती हैं उनसे संबंधित हमारा एक पोर्टल होता है, वो है NVSP पोर्टल। इस NVSP पोर्टल के द्वारा हम क्या करते हैं, वोटिंग से संबंधित समस्त जो भी जानकारियां हैं उन जानकारी को जुटा पाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको IRCTC दिया गया है, RSRTC दिया गया है, UIDAI दिया गया है। तो NVSP है, वो NVSP हमारी इस पोर्टल का पूरा नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि वोटर सर्विस से रिलेटेड है आपकी। और ये जो NVSP होता है, इस NVSP का जो पूरा मीनिंग होता है, नाम होता है, वो होता है आपका नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो ये इसका पूरा नाम है आपका। अगर पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इसका पूरा नाम है NVSP का।
अगला हमारा प्रश्न आता है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रोसेसिंग डिवाइस से संबंधित है। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसिंग का काम करता है यानी जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। बाकी आपको विकल्प में मॉनिटर दिया गया है, कीबोर्ड दिया गया है, प्रिंटर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस है यानी सही ईमेल एड्रेस कौन सा है, ये भी आपको देखना है। और इसने बोला कि कौन सा अमान्य का मतलब कौन सा सही ईमेल एड्रेस नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। तो एक ईमेल एड्रेस होता है, उसमें यहाँ पे मेल का नाम होता है और इसके अलावा मेल के नाम के साथ में @ का साइन होता है और पीछे डोमेन कोड होता है, ठीक है, अकाउंट का नाम होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये इसमें दे रखी हैं, इसमें भी दे रखी हैं और इसमें भी आपको दे रखी हैं। @gov.in है, इधर आपका rediffmail.gov.in है ना। इसके अलावा यहाँ पे @gmail.com दिया हुआ है। तो @ के साथ में अकाउंट का नाम और डोमेन कोड भी दिया गया है, ये तीनों दिए गए हैं। और आगे आपका होता है मेल आईडी का नाम। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये पहली जो मेल आईडी है, इस पहली मेल आईडी में @yahoo लिखा हुआ है, लेकिन .com यहाँ पे डोमेन कोड नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये ईमेल एड्रेस है, ये आपका पूरा नहीं है, अमान्य ईमेल एड्रेस है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो यही है, ए विकल्प। अगला प्रश्न आता है, प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। हमारा जो प्रिंटर होता है वो प्रिंट निकालने का काम करता है। तो प्रिंट जो निकालता है वो पेज पे निकालता है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रिंटर की जो आउटपुट है यानी प्रिंट निकालने की जो गुणवत्ता है उसका मापन हम कैसे करते हैं। तो उसका मापन हम करते हैं DPI में, ठीक है। किस में करते हैं? प्रिंटर की गुणवत्ता का मापन DPI के अंतर्गत करते हैं, यानी डॉट पर इंच। 1 मिनट के अंतर्गत उस प्रिंटर ने कितने डॉट बनाए, ठीक है ना, पर इंच में। तो ये डॉट पर इंच क्या हो गया, हमारी प्रिंटर की गुणवत्ता के मापन की इकाई हो गई। बाकी आपको यहाँ पे पिक्सल दिया है, PPM दिया है और उपरोक्त सभी भी दिया है। तो सही आंसर इसका ए विकल्प है, DPI यानी डॉट पर इंच इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, आप अपने से आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। आप अपने आप से आरक्षण की वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं, कैसे, किसके द्वारा? तो आपके टिकट के अंतर्गत, आपके पास में टिकट होता है, आपके टिकट के अंतर्गत आपको एक PNR नंबर दिया जाता है जिसका पूरा नाम है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। PNR नंबर का पूरा नाम क्या है? पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। तो इस पैसेंजर नाम रिकॉर्ड यानी PNR नंबर के द्वारा ही आप अपनी आरक्षण की जो स्थिति है उसको जान सकते हैं। तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आपको ट्रेन नंबर दे रखे हैं, है ना, स्टेशन और ट्रेन का नाम और ट्रेन के नाम दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? यानी ऐसे डिवाइस के बारे में आपको बताना जो पॉइंट पे काम करता है ना, पॉइंट के ऊपर काम करता है। तो माउस पॉइंट के ऊपर करता है, टच पैड करता है, ट्रैक बॉल करता है। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी जो आपके विकल्प हैं ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। और प्रमुख जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपका माउस है, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं, माउस भी, टच पैड भी और ट्रैक बॉल भी। तो इसका सही आंसर है डी विकल्प, उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें केवल हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोग्राम, इन्होंने पहले ही बोल दिया प्रोग्राम, ठीक है ना। तो प्रोग्राम से तो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो जिन्हें हमें केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सॉफ्टवेयर। बाकी हार्डवेयर, मेमोरी और इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको दिया गया। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नया चार्ट बनाने के लिए क्या स्टेप होंगे? तो एक्सेल में अगर आपको चार्ट बनाना है, चाहे वर्ड में बनाना हो या एक्सेल में बनाना हो, तो ये आपके इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत होते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी डेटा का चार्ट बनाना होता है तो सबसे पहले उस डेटा को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डेटा, फिर इसके बाद में इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और फिर चार्ट के टाइप को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका सही विकल्प है वो है सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब और फिर सेलेक्ट चार्ट टाइप या फिर सेलेक्ट चार्ट। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ये 3 विकल्प आपको यहाँ पे और दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से
क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक तो वेबसाइट पर HTTP का उपयोग करना चाहिए, दूसरा OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड वगैरह से भुगतान करें तो आप HTTP का प्रयोग करें किसी भी वेबसाइट पर। आपसे पूछा गया कि क्रेडिट कार्ड के भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, यानी आज आप HTTPS का उपयोग करके खोलें और साथ में आप इसको OTP का प्रयोग करें, ठीक है ना। कई बार आपसे एग्जाम में OTP का पूरा नाम भी पूछा गया है, तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। OTP का पूरा नाम क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। बाकी ये HTTP वगैरह का नाम, पूरा नाम मैं आपको पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक वेबसाइट को आवश्यक रूप से हमें HTTPS का उपयोग करना चाहिए और इसके अलावा OTP का उपयोग करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय। तो डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है। तो हमारा जो पैन कार्ड होता है उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है। पैन कार्ड नंबर होते हैं, एक तो नाम होता है और फोटो होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बी विकल्प। पैन कार्ड में कौन कौन सी जानकारी होती है। पैन कार्ड में आपका पैन कार्ड नंबर होता है, नाम होता है और फोटो होता है, ठीक है। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आपको कुछ विकल्प और दिए हैं, जैसे केवल नाम और पता, पैन नंबर और जन्म तिथि और बैंक के खाते का विवरण। तो ये सभी नहीं होते हैं पैन कार्ड में, केवल पैन नंबर और पैन कार्ड धारक का नाम और उसकी फ़ोटो होती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जिसकी हमने इस महा मैराथन क्लास के अंतर्गत बात की है। टॉप 50 हमारे ये प्रश्न थे। अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक। कल आपकी RSCAT की एग्ज़ाम है, तो आप कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को देखिए और साथ ही वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।